हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। और लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शुरू किया था, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ लिया है एक्सियल ओवरलैपिंग किसको कहते हैं। तो एक्सियल ओवरलैपिंग बेसिकली आपका जो भी एक्सियल ओवरलैपिंग था वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए था। आपका किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म करता है एक्सियली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आकर। और आज जो पढ़ेंगे हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन और कुछ ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे O2 और N2 का। उसके बाद फिर हम लोग डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन का भी देखेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, इस वीडियो को। तो लास्ट टाइम जो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा था, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली हमने ओवरलैपिंग पढ़ लिया था। ओवरलैपिंग क्या था? ओवरलैपिंग का मतलब था कि पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो किस तरीके से ऑर्बिटल एक दूसरे में इस तरीके से पेनिट्रेट करके बॉन्ड बना रही थी। ठीक है, ये क्या था? ओवरलैपिंग का कंसेप्ट था। और इस तरीके से अगर कोई ऑर्बिटल है इस तरीके से, तो इसमें देख सकते हैं कोई पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, एक ऑर्बिटल का लोब जो है दूसरे ऑर्बिटल के लोब में नहीं जा रहा। तो दिस इज द केस ऑफ, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी, दिस इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग। सो इसमें हमने दो टाइप देखा था, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड एक्सियल ओवरलैपिंग। एंड सेकंड वन आवर साइड वाइज और लेटरल, और यू कैन से पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो ये केस हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। और इसमें हमने देखा था किस तरीके से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कोई भी आपका ऑर्बिटल आ रहा था इस तरीके से, और ये क्या बना रहा था? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन बना रहा था। ये आपका sp था, sp ओवरलैपिंग से। इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, क्या था इसका एग्जांपल? HF। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने pp ओवरलैपिंग भी करवाई थी इस तरीके से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है z z। अगर इसको हमने क्या लेना पड़ेगा? pz। तो ये कौन सी बॉन्डिंग कर रहा था? सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा था आपकी। सिमिलरली एस एस ऑर्बिटल अगर साथ में आ रहे थे इस तरीके से, तो इसमें भी क्या बना रहा था? सिग्मा बॉन्डिंग हो रही थी। तो ये सारे केसेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं, और इस लेक्चर में बेसिकली हमको पढ़ना है कि किस तरीके से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, लेटरल एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग। लेटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों कि इसमें साइड से ओवरलैपिंग होने वाली है, ऑर्बिटल जैसे होंगी कोई भी। पहली चीज़ तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी आई एन ए है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये क्या था आपका? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसके अंदर आपको जो आपका ऑर्बिटल होगा, पहली चीज़, जैसे कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। किसके? ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के। ये क्या है आपका? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल आएंगे इसके परपेंडिकुलरली आएंगे। आपको देखा होगा जो एक्सियल में था, एक्सियल में कैसे आ रहे थे? बिल्कुल पैरेलल आ रहे थे। बिल्कुल जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इसके पैरेलल आ रहे थे इस तरीके से, इस तरीके से। तब क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा था? सिग्मा। अब इसके परपेंडिकुलर आएंगे यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से परपेंडिकुलर आएंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से, ये वाली, ये देखिए। तो ये कौन सा टाइप का होता है आपका? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब भी आपके दो लोब्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर तरीके से आते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड की का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें किस तरीके से आप दिखाएंगे? इस तरीके से आप दिखाएंगे, जैसे कि ये आपका है ओवरलैप, इस तरीके से करेगा, इस तरीके से करेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है आपकी बार। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर आ रही है चाहे नीचे आ रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बेसिकली आपको अगर मैं ओवरऑल में दिखाऊं इसमें, तो किस तरीके से शो करोगे? इस तरीके से शो करोगे। मैंने बताया था जहाँ पर भी आपका जो भी ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर जो बॉन्ड होता है या फिर जो आपका लोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? थोड़े बड़े हो जाते हैं इस तरीके से। और जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती वो लोब छोटे हो जाते हैं। तो इन दोनों ही, इसमें जो लोब हैं सभी में क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। इस ऊपर वाले दो लोब्स में ओवरलैपिंग हो रही है, नीचे वाले में भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो दोनों ही लोब्स क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे साइज में। और यहाँ पर इंटर जो न्यूक्लियर एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है, इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है, लेकिन इसके बीच में, इसके मिडल पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। नोड बोलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो पाई जाती है, या फिर नोडल प्लेन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है,
डेंसिटी 0। यहाँ पर एक नोड पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कभी भी आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होता है तो वहाँ पर किसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ बच्चों, तो बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो कि इसमें किस तरीके से आपकी ओवरलैपिंग होती है, किस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली मैंने, और इसको मैंने सपोज कर लो कि जेड जेड ले लिया, और आपको पता है कि जो इस तरीके से आपको ये पी एक्स का ऑर्बिटल होता है इस तरीके से। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस ले लूँ, अगर पी वाई इस तरीके से ड्रॉ करते हो आप, अगर मैं इसको वाई एक्सिस ले लूँ तो इस तरीके से, तो ये पी वाई हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है। तो अगर पी जेड शो करना है मुझे, तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये जेड है तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा? जेड लेना पड़ेगा। मतलब जो भी एक्सिस लेते हो वहाँ पर जो पी ऑर्बिटल होता है उसी एक्सिस पर लाई कर रहा होता है। तो अगर ये Z है और आपको पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोब्स आएंगे, जो भी ऑर्बिटल्स आएंगे, इसके परपेंडिकुलरली आएंगे। तो परपेंडिकुलर लेने के लिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? या तो पी एक्स ले लूँ या फिर पी वाई ले लूँ। तो सपोज करो मैं पी एक्स ले लेता हूँ और इसको भी पी एक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है इस तरीके से, राइट। तो इसमें क्या हो, कौन सी बॉन्डिंग होती है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये दोनों लोब्स आपस में पैरेलल होने चाहिए, अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं केस बनाऊँ पी एक्स या फिर पी वाई का और पी वाई का, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जेड को फिक्स करके रखता हूँ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको लोब्स भी सेट करना पड़ेगा। मतलब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लोगे उस लोब्स को जो बनाओगे उसके परपेंडिकुलर ही बनाना पड़ेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। जैसे मान लो मैं यहाँ पर वाई सेट कर देता हूँ, तो अब जो आप ऑर्बिटल लोगे या तो आप पी एक्स लोगे या फिर पी जेड लोगे, पी एक्स या पी जेड इस तरीके से। सपोज करो ये पी जेड है, पी जेड है, तो यहाँ पर क्या बनाओगे? यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज करो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर पी एक्स पी वाई हो, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड कर दूँ तब क्या होगा? तो बना के देख लो बच्चों, ये आपका जेड रहेगा और पी एक्स आपका इस तरीके से रहेगा, और पी वाई कैसे रहेगा? पी वाई आपका इस तरीके से रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सारे जो एक्सिस होती हैं, सारी एक्सिस होती है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है, राइट। अगर इस तरीके का कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो ये लोब्स हैं, ये जो लोब्स हैं, ये दोनों ये लोब्स ये आपस में पैरेलल नहीं है। जैसे ये पैरेलल है, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाले लोब्स क्या है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन ये क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये वाला लोब जो है थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट है, टिल्ट है ना। अगर इस ये वाई एक्सिस है, इसको एक्स लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहेंगे और पैरेलल नहीं होंगे बिल्कुल एक दूसरे के, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या लेते हैं? जीरो ओवरलैप लिया जाता है, इसमें जीरो ओवरलैप लिया जाता है। तो आप एक ट्रिक भी बना सकते हो इसकी, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कभी भी आपको, अगर मान लो आई एन ए सेट कर दूँ मैं इस तरीके से, आई एन ए को सेट कर दूँ, जैसे सपोज करो कि आई एन ए मैंने ले लिया, जेड ले लिया, तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल अगर होगी तो आपका क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा। सेम टाइप ऑफ, सॉरी, पी एक्स अगर लोगे, पी वाई लोगे तो क्या बनेगा? आपका पाई बॉन्ड बनेगा। पी जेड लोगे तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। अगर पी एक्स पी वाई ले लोगे या फिर पी एक्स पी जेड ले लोगे या फिर पी वाई पी जेड ले लोगे या फिर कुछ भी ले लोगे आप, इन सारे केस में क्या होगा? नो ओवरलैपिंग होगा, नो ओवरलैपिंग होगा। मतलब कि कोई भी पी का ऑर्बिटल लोगे ना तो दूसरा लोब आपको इस तरीके से सेट करना पड़ेगा, दूसरे एटम का ऑर्बिटल जो लोगे, लोब लोगे, वो ऐसे सेट करना पड़ेगा कि जो पहले वाले के लोब से मैच करना चाहिए। जैसे ये x है तो ये भी x ही होगा, ये y है तो ये भी y ही होगा, ये z है तो ये भी z होना चाहिए। अगर x और y ले लिया आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर ये वाला पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपकी, ये वाली x और y में, ठीक है। सिमिलरली इसका y और z इसको कर दूँ तो भी यही कंडीशन आएगी, जीरो ओवरलैप होगा। z और x कर दूँ तभी भी यही पॉसिबिलिटी आएगी, जीरो ओवरलैप होगा। मतलब कि आपको सेम लेना पड़ेगा अगर आपको पाई बॉन्डिंग करनी है तो। सिमिलरली अगर मान लो मैं आई एन ए को मैं क्या कर दूँ? आई एन ए को अगर मैं वाई ले लूँ तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? पी एक्स और पी एक्स में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। पी वाई में देखो, अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी सेम हो गया और आपका ये दोनों ऑर्बिटल भी सेम हो गए, तो इसमें क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर मैं पी जेड ले लूँ तो इसमें क्या बनेगा? आपका पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जो जेड है, दोनों ही जेड है, और यहाँ पर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे दोनों ऑर्बिटल, किसके? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के,
ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जो वाई लिया है हमने इसके परपेंडिकुलर होंगे। ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री पर होते हैं हर एक सारी एक्सिस। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है पाई का। अगर सब उसी तरीके से अगर मैं पी एक्स पी वाई ले लूँ, ऑर्बिटल्स ही चेंज कर देता हूँ, पी वाई पी जेड ले लूँ या फिर पी जेड पी एक्स ले लूँ और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई ही रखूँ, तो ऐसे केस में कभी भी आपका कोई भी तरीके की बॉन्डिंग नहीं होती। तो ऐसे में नो ओवरलैप हो जाता है। तो पाई बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले तो जो भी आप ऑर्बिटल लोगे पी के, दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और सेम, ये डिफरेंट हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, सेम होना चाहिए मतलब। अगर आपका सेम नहीं है तो आपका नो ओवरलैपिंग होगा। अगर तीनों ही चीज़ सेम होगी, तीनों कौन कौन से जो ऑर्बिटल ले रहे हो, जैसे पी एक्स ले लिया, ये भी पी एक्स ले लिया और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी अपने एक्स ले ली, तो तीनों ही सेम हो गए तो क्या हो गया, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ले लिया, अब ये एक्स पर ही पी एक्स लोगे इसको और इस पर ही क्या बनाओगे, पी एक्स बनाओगे। तो ऐसे केसेस में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये पी ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो इस तरीके से आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है पी के केस में, ठीक है। अब डी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, पाई भी आपने सीख लिया है, सिग्मा भी आपने सीख लिया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा और पाई में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो आप सभी बोल दोगे कि सर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। लेकिन आपसे रीज़न पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। उसका रीज़न मैं बता दिए देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड। अगर आपका इसका रीज़न पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में आप डाल के बता भी सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। ऐसा नहीं कि आप पहले मेरी बातें सुन लें, मेरा आंसर सुन लें, उसके बाद आप टाइप करके बता रहे हैं। तो ईमानदारी से अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हैं, आई विल अप्रिशिएट इट। ओके, सो वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो देखो किस तरीके से होता है, देखो आई एन ए लेते हैं हम, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है आपकी, जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब पाई बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनेगा। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है सिग्मा के थ्रू, ये बहुत ही क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, वो किसके केस में ज़्यादा हो रही है, सिग्मा के केस में ज़्यादा हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक दूसरे से क्या आमने सामने से आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं। अब सोच के देखो, अगर मैं आपको दो इंसान इस तरीके से मैं ले लूँ, इस तरीके से दो इंसान ले लूँ, इस तरीके से, इस तरीके से दो इंसान ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है इसका, ये आपको हैंड शेक करवाना है इनका, इस तरीके हैंड शेक करवाना, तो आप बिल्कुल आमने सामने से आओगे तब हैंड शेक होगा, या फिर आप हैंड शेक इस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे तब होगा। जैसे ये हैंड है इसका, ठीक है, ये थोड़ा मेरी ड्राइंग वेरी बहुत पुअर है। अगर मैं इस तरीके से हैंड शेक करूँ तो कैसे आसानी से होगा, ऑब्वियसली बात है ये वाला फॉर्म जो होगा हैंड शेक करने का वो ज़्यादा अच्छे से होगा एज़ कंपेरिजन टू इसके। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो आप साइड से ला रहे हो, साइड से इतने अच्छे से फॉर्मली जो होता है एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हैंडशेक नहीं होगा आपका, ठीक है। इस केस में आप बिल्कुल आमने सामने से आ रहे हो तो हैंडशेक अच्छा होगा। तो ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होती है उसी तरीके से उतना ही अच्छा क्या बनता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना अच्छा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो पाई के केस में साइड वाइज होने की वजह से, साइड वाइज होने की वजह से इसका जो बॉन्ड होता है वीक रह जाता है एज कंपेरिजन टू सिग्मा, ठीक है। और दूसरा केस ये होता है बच्चों के, इसमें रिपल्शन भी देखा जाता है, रिपल्शन, रिपल्शन। यहाँ देखो, यहाँ पर ये मेरे को सबसे वैलिड रीज़न लगता है, इसको आपको पसंद भी आएगा ये वाला रीज़न, कि यहाँ पर देखो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करता हूँ, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का बॉन्ड जो बनता है इस तरीके से बनेगा एट लास्ट, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आपका, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे ये ले लो एस और एस, एस प्लस एस का, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, ये देखो ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, ये एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये दूसरे एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, और बीच में क्या है, ओवरलैपिंग हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें जो है आपका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इक्वली अट्रैक्टेड है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इक्वली अट्रैक्टेड है, दोनों ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इक्वली अट्रैक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। आपको पता है जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है बॉन्ड में। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर अगर मैं पाई का बात करूँ, पाई के केस में क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूं ओवरऑल, तो देखना इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है पी ऑर्बिटल का और दूसरे पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये है। अब इसके बीच में देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का क्या होता है, रिपल्शन होता है बच्चों,
न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है और पाई बॉन्ड जो होता है वीक रह जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, ऊपर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, ऊपर है। लेकिन इस केस में एस के में बात करो तो एस केस में कहाँ पर होती है, एस केस में नीचे ही होती है। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में कौन आ जाता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में कौन आता है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव, बीच में कौन आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में इतनी अच्छी इंट्रैक्शन हो जाती है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में कोई रिपल्शन नहीं रहता। इसके बीच में क्या है, कोई रिपल्शन, नो रिपल्शन, नो रिपल्शन, नो रिपल्शन। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें आपका स्टेबल हो जाता है सिग्मा बॉन्ड। और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर लाई कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर लाई करने की वजह से इस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या आ जाता है, आपका रिपल्शन हो जाता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होगे आप, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कि अब किस में देखो, अब एक चीज़ और समझानी है आपको। अगर मैं बात करूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं, एक सेकेंड रुकना, एक बार इसको जरा देखो। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग फॉर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी शेल, सेम एनर्जी शेल, सेम एनर्जी शेल। मतलब कि जो आपका n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर इसको मैं सेम कर दूं और कंपैरिजन करूं कि दो ऑर्बिटल के बीच में, जैसे मान लो s और s है और यहाँ पर p और p ले लूं, सबका n की वैल्यू सब में सेम है, ठीक है, n की वैल्यू सब में सेम है, और p और p ले लूं, अगर मैं इसमें पूछूं किस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होगी, किस केस में होगी, किस केस में होगी, चलिए इसका भी जवाब आप लिख सकते हैं। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो इसमें होगी आपकी। ठीक है, अब आप सोचोगे सर एस और एस में तो आपने अच्छा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पीपी में पाई बॉन्ड बना रहे थे। देखो, पहला चीज़ तो ये है कि एस एस पी पी और पी पी, मतलब सॉरी एस और पी, एस और पी है ये, एस और पी। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एस एस, एस एस स्मॉलर देन एस पी एंड स्मॉलर देन पी पी। तो देखो, अब मुझे ओवरलैपिंग करवानी है। देखो आपको, देखो ये मान लो कि ये कोई भी आपका क्या है, ये केक है आपका, ये केक तैयार किया आपने, ये केक किया है, ठीक है। अब आपको पता है जो पी होता है वो डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन होती है इसकी, डायरेक्शनल होता है कि नहीं होता है, देखो इस तरीके से डायरेक्शन है कि नहीं है। लेकिन एस जो होते हैं, एस वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। अगर सपोज करो ये मैंने केक लिया और इसके ऊपर से मैंने क्या किया, कोई मतलब, चलो इसको छोड़ो, ऑर्बिटल को छोड़ो, इधर आओ। अब मैं क्या करता हूँ, एक चाकू लेता हूँ, चाकू, चाकू की शेप कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से, कुछ मेरा थोड़ा ड्राइंग आपको पता है ख़राब है, जैसे कि ये आपका चाकू है, इधर से कुछ पैना सा होता है इस तरीके से। और दूसरी तरफ मैं क्या ले लेता हूँ, दूसरी तरफ ले लेता हूँ बॉल, छोटी सी बॉल, हल्की सी। अब मैं इसको, नीचे मैं केक बना दिया नीचे, अब मैं ऊपर से अगर इस चाकू को ड्रॉप करूँ नीचे, तो ये ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करेगा इस केक के अंदर, या फिर ऊपर से मैं इसको ड्रॉप करूँ तो ये पेनिट्रेट करेगा, मतलब बॉल आपकी ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी अंदर या फिर चाकू पेनिट्रेट करेगा। ऑब्वियस ही बात है, चाकू का डायरेक्शन है तो ये अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा। बॉल क्या होगी, यहाँ पर आके धंस जाएगी बिल्कुल, यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगी। लेकिन चाकू बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है अगर मैं ऊपर से ड्रॉप करूँ तो इसी तरीके से जो डायरेक्शनल होने की वजह से पी ऑर्बिटल जो होता है, ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है इन केस जब एन की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, और इस केस में एस में इसका नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से, नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो पी ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है आपकी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो अभी तो ये क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग फॉर ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका शेल है, या फिर यूँ कह लो कि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल जो है ऑफ डिफरेंट एनर्जी सेल, ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी सेल, शेल, डिफरेंट एनर्जी शेल। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बच्चों, तो इसके केस में आपको अगर मैं लूँ जैसे कि 1s 2s 1s और 1s, 1s और 1s, अब इसमें मुझे कंपैरिजन करना है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1, जितना कम आपका n की वैल्यू रहेगी, n की वैल्यू जितनी कम रहेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो रहेगी ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सॉरी। n की वैल्यू कम, ओवरलैपिंग इंक्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 2p और 2p की बात करता हूँ,
2p और 2p की बात करता हूँ, और 2p और 3p की बात करता हूँ। 2p और 2, इसमें से आपको पता है n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, इसमें n की वैल्यू 2 है, लेकिन इसमें 3 हो गई, इसमें ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से 2p ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, देखो 2p और 2p जब आएगा, जब 2p और 2p सपोज करो इस तरीके से आया, मान लो इस तरीके से 2p और 2p आ गया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आया, इसने इस तरीके से ओवरलैपिंग करूँ, दोनों ही क्या थे, सेम साइज़ के थे। अब मैं क्या करता हूँ, 2p और 3p लाता हूँ, देखो ये 2p है और 3p कुछ इससे बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है, n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो इसमें देखो, इसमें कहाँ है, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसके देखो यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी बराबर वाले साइज में अच्छे से हो पाएगी एज कंपेरिजन टू छोटे और बड़े में। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू जब डिफरेंट कर जा वेरी कर जाती है, तो उस केस में आपका जो पाई बॉन्ड है या फिर कोई भी आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, वो क्या कर जाती है, बड़ा होने पर डिक्रीज कर जाती है। अगर सेम साइज के हैं, सेम ऑर्बिटल, सॉरी सेम एन वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू सेम है, तो उसमें क्या चेक करते हो, उसमें डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल चेक करते हो। ठीक है, सेम के अंदर सेम एन की में चेक करोगे क्या, सेम एन में पी ज़्यादा करेगा एस से, क्योंकि पी डायरेक्शनल होता है, एस आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर डिफरेंट होता है, डिफरेंट एन की वैल्यू होती है, तो उसके केस में आप क्या करते हो, एन की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज करती है, ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं इसको। अब देखो, अब बात करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 एंड N2। तो इसमें आपको मैं N2 का बना के दिखाता हूँ, क्योंकि N2 का थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो खैर नहीं है क्योंकि आप जानते नहीं हैं। उसके बाद O2 का आपको होमवर्क में खुद करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर एक्चुअली में ऐसा ऐसा आंसर है और ये बनेगा इसमें। ठीक है, तो N2 को समझते हैं, फिर O2 को आप खुद ट्राई करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2, राइट। देखो, अब N की सबसे पहले क्या करता हूँ, N को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट। इस केस में अब मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, ये मैंने इस तरीके से ये बना लिया मैंने, और 2p3, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख लिया इस तरीके से, राइट। सिमिलरली दूसरा भी N है, क्योंकि N2 बनना है तो ओवरलैपिंग तो होगी, 1s2 2s2 और 2p3। सिमिलरली मैंने फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने लिख लिया 1 1 1 इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ पे अब आप ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसको मैं सपोज करो px ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, py ले लो और pz ले लो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करूँ, px ले लो, py ले लो और इसको pz ले लो। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, इंटर एक्सिस को मैं क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। सपोज करो मैंने x ले लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, x ले लिया मैंने, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखो, इसको बनाना शुरू करो। अब आपको पता है वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी कहती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो आपको पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, और आपको पता है जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो क्या कैसे होती है, पी एक्स या फिर पी वाई या फिर पी जेड सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, अगर इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई या जेड है तो पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें एक्स या जेड है तो पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें आपका, सॉरी हाँ ठीक है, और इसमें आपका एक्स या वाई है तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर इसमें आपका एक्स ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें वाई ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया तो सिग्मा बनेगा, इसमें जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया तो सिग्मा बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पी एक्स, इसका पी एक्स उठाता हूँ और इसका पी एक्स उठाता हूँ, पी एक्स और पी एक्स दोनों का पी एक्स उठाता हूँ, और सपोज करो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने ये पुट कर दिया एक्स, तो पी एक्स कहाँ बनेगा, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनेगा पी एक्स इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। वेरी गुड, तो इसको ख़त्म करो, अब इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अब हमारे पास क्या बचा है, अब मेरे पास बचा है पी वाई, बचा है इसका, ये पी वाई है, और इसी का मेरे को पास क्या बचा है, पी वाई बचा है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो फिक्स कर रखा है मैंने, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या करूँ, एक्स बना दूँ, और पी वाई कहाँ बनेगा, इसके परपेंडिकुलर बनेगा इस तरीके से, और दूसरा भी क्या बनेगा, पी वाई ही लेना पड़ेगा मुझे, पी वाई और पी वाई, इसके बीच में क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा इस तरीके से पाई बॉन्ड। ठीक है, अब सिमिलरली क्या करता हूँ मैं, पी जेड उठाता हूँ इसका और पी जेड उठाता हूँ इसका। ठीक है, तो पी जेड कैसे बनेगा, ये अगर एक्स मैंने फिक्स कर रखा है तो पी जेड बनेगा इस तरीके से, थोड़ा सा टिल्ट, और ये भी थोड़ा सा टिल्ट, तो दोनों ही क्या है, टिल्ट है, तो देखो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे।
तो यहाँ से अब आपके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, एक गया सिग्मा में ये वाला, ये बाकी दो गए पाई में, ये भी दो गए कहाँ पाई में, और ये पहला वाला गया था सिग्मा में। तो इसीलिए नाइट्रोजन का अगर बनाते हो तो नाइट्रोजन का कैसे बनता है, नाइट्रोजन का ओवरऑल डायग्राम बनाऊँ तो देखो नाइट्रोजन इस तरीके से होता है, ये देखो सिग्मा बॉन्ड बना था, और दूसरा कैसे बना था, पाई बॉन्ड बना था, ऐसे ऐसे और ऐसे, और तीसरा कैसे बना था, दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बना था, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपका, और ऐसे डायग्राम आपका बन जाता है इस तरीके से ओवरलैपिंग से, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हुए, 3 बॉन्ड हुए, एक तो उसने सिग्मा बनाया, दूसरा पाई बनाया, और दूसरा भी पाई बनाया, तो इसलिए इसमें एक पाई प्लस 2 सिग्मा होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है। तो O2 का आपको घर पे बनाना है कि O2 में कितने पाई और कितने सिग्मा होते हैं, आपको ऑर्बिटल डायग्राम कायदे से बनाना है, ईमानदारी से बनाना है, आपको देखना है समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो, कोई भी कमेंट कर देना कि सर ऐसा कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो इतनी सी चीज़। अब हमको सीखना है क्या, अब आपको पता है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, राइट, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो कैलकुलेशन किस तरीके से, सपोज करो कोई एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला CNC, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, अगर वीडियो को पॉज करो जल्दी से खुद से कैलकुलेट करो कि कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई, ये पूछता है आपसे। तो सिंपल है, कैसे, देखो आपको पता है कि अगर एक बॉन्ड होता है, सबसे पहले एक बॉन्ड हुआ तो उसमें क्या होगा, हमेशा सिग्मा बनता है, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दो बॉन्ड हुए तो उसमें एक सिग्मा होगा प्लस एक पाई होगा। तीन बॉन्ड बने तो उसमें एक सिग्मा दो पाई, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अगर 4 बॉन्ड हुए तो उसमें एक सिग्मा प्लस 2 पाई प्लस एक डेल्टा, इस तरीके से होगा। तो सब देख लो, इसमें इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद ये क्या है, सिग्मा है, बाकी दो क्या है, पाई है, पाई बॉन्ड है। इसमें क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा रहा होगा, एक पाई रहा होगा, दूसरा भी पाई रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। वैलेंसी आप चेक कर सकते हैं, तो इसमें आपको दिखेगा कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, एक, ये देखो सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 1 1 2 3 3 4 एंड ये 5, 5 सिग्मा दिख रहे हैं। और पाई कितने दिख रहे हैं, दो यहाँ से, दो दो 4 और दो यहाँ से 6, मतलब कि आपको दिखे कि 5 सिग्मा बॉन्ड दिखे प्लस 6 पाई बॉन्ड्स दिखे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि बेंजीन में बताओ, बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो बेंजीन को आप इस तरीके से लिखते हो, ऐसे, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके लिखो, आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर निकाल सकते हो तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, अगर आपने आंसर निकालना हुआ होगा तो निकाल लिया होगा, ठीक है। देखो इसमें आपको कितने पाई दिख रहे हैं, सबसे पहले 1 2 एंड 3, 3 पाई बॉन्ड है इसमें, बिल्कुल सही बात है। सिग्मा कितने दिख रहे हैं आपको, सिग्मा दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको 6 सिग्मा दिख रहे हैं, लेकिन 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 सिग्मा 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 एंड सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, इस तरीके से सिग्मा दिख रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन भी तो होंगे, 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 एक हाइड्रोजन होगा, सारे कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वैलेंसी आपको पूरी करनी होती है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 3 बनाई हुई है सभी ने, तो एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन पे लगाओगे तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 6 आपका यहाँ से आ गया था, 6 सिग्मा प्लस में 6 सिग्मा बाय हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से आया, तो कितना बना, 12 सिग्मा बन गया और 3 पाई बन गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड करवा लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बॉन्ड है तो उसमें केवल सिग्मा होगा, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, अगर 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा, अगर 4 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इतनी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। अब जो है, जो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी लंबी बन चुकी है। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स में बताऊंगा, डी और डेल्टा एक साथ कर लेंगे हम लोग,
मतलब किस तरीके से डी ऑर्बिटल में आपका पाई बॉन्ड होता है और डेल्टा होता है और सिग्मा भी बनाता है एक्चुअली में। तो डी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, किस तरीके से सिग्मा और उसके कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं, कौन से ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा नहीं बनाते। ठीक है, कुछ बातों का डिस्कशन जो है नेक्स्ट क्लास में करूँगा। फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बांटते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।